Hi everyone, I am Shivani. Welcome to the channel. This is the second part of our unit on evolution. In this session, we will discuss adaptive radiation, biological evolution, and theories of evolution. These concepts form the foundation of our understanding of how species originate, adapt, and diversify over the time. By the end of this video, you will have a clear insight into the mechanism of evolution chains and the pattern that shape the biodiversity we observe today. Let's begin our exploration of these topics. शुरू करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन को अगर हम सिंपली बात करें तो कॉमन एंसेस्टर इसमें होता है एंड दे डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट इकोलॉजिक एनवायरनमेंट में ये डिफरेंट स्पीसीज में फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ स्पीसीज ए है, यहाँ स्पीसीज बी है एंड स्पीसीज सी है। डिफरेंट इकोलॉजिकली डिफरेंट जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में ये इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ये स्पीसीज़ इस जोग्राफिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है और वहाँ डाइवर्सिफाई होती है इनटू द न्यू स्पीसीज़। लेकिन इन सभी स्पीसीज़ के कॉमन एंसेस्टर देखे जाते हैं। ये सभी स्पीसीज जो हैं एक कॉमन एंसेस्टर से ही ऑरिजिनेट हुई हैं। तो इस तरह के अडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें देखा जाता है डार्विन फिंचेस। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डार्विन फिंचेस। डार्विन ने इन्हें फिंचेस को देखा था गैलापागोस आइलैंड में जब वो ट्रैवल कर रहे थे। ऑब्जर्व मैनी वेराइटी ऑफ फिंचेस ऑन द सेम आइलैंड। इस तरह से उन्होंने एक आइलैंड पे सेम स्पीसीज को देखा। ऑल वेराइटी हैव इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। तो ये सभी जो स्पीसीज हैं ये ऑरिजिनेट हुई हैं, कॉमन एंसेस्टर थे इनके, जिनमें कि सीड ईटिंग फिंचेस जो हैं वो प्रेजेंट थी। विद अल्टरनेशन इन देयर बीक, इन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट की वजह से अपना जो बीक का साइज है या शेप है वो चेंज किया टू बिकेम एंड सम बिकेम इंसेक्टिवोरस। कुछ जो है वो इंसेक्ट को खाने लगी तो वो इंसेक्टिवोरस हो गई, तो उन्होंने अपनी बीक को उस तरह से शेप किया। एंड सम हर्बीवोर, जो हर्ब्स को खाती है, उन्होंने अपनी बीक की शेप को उस तरह से चेंज किया। तो इनकी जो बीक की शेप साइज है वो चेंज होता है ड्यू टू देयर हैबिट ऑफ ईटिंग। क्योंकि ये डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने बीक के साइज को चेंज करते हैं। तो इस तरह से डार्विन ने देखा कि ये सभी फिंचेस जो हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में रहने के लिए इन्होंने अपने बीक साइज को चेंज किया है। तो इस तरह से ये अडेप्ट कर रही हैं किसी और एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव करने के लिए। तो इनमें इवोल्यूशन देखा जाता है। ये इवॉल्व हुई हैं सभी कॉमन एंसेस्टर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से जो मार्सुपियल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मार्सुपियल्स जो होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें मार्सुपियल पाउच होता है, जिनमें कि जो इनका जो बेबी होता है वो अंडर डेवलपमेंट होता है और इस पाउच में ही वो फर्दर जो है उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जैसे कंगारू में देखा जाता है, या मार्सुपियल रैट, बैंडेड आंट ईटर्स, टाइगर कैट, ये सभी जो है मार्सुपियल से ही ये रेडिएट हुए हैं और इन्होंने डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट अपने हैबिटेट को चेंज किया है और ये अडप्ट करते हैं न्यू हैबिटेट को, न्यू एनवायरनमेंट को अडप्ट करने के लिए इन्होंने अपने बॉडी में चेंजेस किए हैं। इस तरह से मार्सुपियल मोल जो है वो सभी कॉमन एंसेस्टर से ही ऑरिजिनेट हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया है। डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में उन्होंने डिफरेंट अडेप्टेशन की हैं। इसी तरह से हम प्लेजेंटल मैमल्स की बात करें तो उनमें प्लेजेंटा प्रेजेंट होता है, जिसमें कि बेबी की जो है वो डेवलपमेंट होती है, उसको जो है वो फूड और न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। देन मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो उसकी बाद में डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है प्लेजेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेजेंटल एनिमल्स हैं उनमें भी अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलती है, लेकिन उनकी जो अडेप्टिव रेडिएशन होती है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसे कहा जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि सेम जोग्राफिकल एरिया में ही टू स्पीसीज जो है वो अडेप्ट करती हैं सर्वाइव करने के लिए। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड in an isolated geographical area and two or more groups of unrelated animal come to resemble each other for similar mode of life or habitat is called as convergent evolution। convergent evolution की बात करें तो ये सेम जोग्राफिकल एरिया है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के
ज्योग्राफिकल एरिया की ही बात की जाती है तो प्लेजेंटल मैमल भी वहीं पे रहते हैं और ऑस्ट्रेलियन मैमल भी उस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो भी है वो भी ऑस्ट्रेलिया में इसी सेम ज्योग्राफिकल एरिया में आइसोलेट करते हैं। तो 2 और मोर ग्रुप अनरिलेटेड एनिमल्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं। ये अनरिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन इनमें भी हमें सिमिलर मोड ऑफ हैबिट देखने को मिलता है। तो प्लेजेंटल मैमल के जो मोल्स होते हैं वो मार्सुपियल मोल से रिजेंबलेंस करते हैं। आंट ईटर जो है वो नेम्बेट आंट ईटर से रिजेंबल करते हैं। माउस जो है वो मार्सुपियल माउस से रिजेंबल करता है। लेमर जो है वो स्पॉटेड कॉस्कस से रिजेंबल करता है। फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो फ्लाइंग फेलेंगर से रिजेंबल करता है। बॉब कैट जो है वो टेस्मेनियन टाइगर कैट से रिजेंबल करता है। वुल्फ जो है वो टेस्मेनियन वुल्फ से रिजेंबल करता है। सो इस तरह की रिजेंबलेंस जो है इन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन की है। लेकिन ये अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया पे 2 अडेप्टिव रेडिएशन अगर हमें देखने को मिलती है तो उस तरह के अडेप्टेशन को कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डार्विन फिंचेस हमने डिस्कस कर लिया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हमने डिस्कस कर लिया है, प्लेजेंटल मैमल्स हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज लिम्ब पैटर्न ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स जो है वो अपने लिम्ब के पैटर्न में चेंजेस करते हैं। रनर्स में हमें देखने को मिलती है अडेप्टिव रेडिएशन, दैट इज कुसोरियल टाइप, तो रनर्स में होते हैं। नॉटेन देखने को मिलता है स्विमर्स में, वॉलेट फ्लायर्स में, आर्बोरियल ट्री ड्वेलर्स में एंड फिजोरियल जो है वो ब्रॉडर्स में अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज टूथ रेडिएशंस ऑफ मैमल्स। तो टूथ रेडिएशन जो है वो मैमल्स में देखने को मिलती है ओमनीवोरस, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस में। नेक्स्ट बात करते हैं चिलचिड फिश जो लेक विक्टोरिया में देखने को मिलती है। इसकी मोर देन 300 स्पीसीज जो है वो चिलचिड फिशेस की विद इन द 1500 ईयर्स में डेवलप होती है। तो ये भी अपने आप को अडेप्ट करती है। ये एक तरह की इन्वेजिव स्पीसीज है जिसे एरियन स्पीसीज कहा जाता है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन इनमें भी हमें देखने को मिलती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं को इवोल्यूशन। Co-evolution occurs when the behavior of one species reciprocally affect the behavior of another species is known as co-evolution। तो अगर फॉर एग्जांपल प्रे एंड प्रीडेटर की बात करें तो प्रीडेटर में अगर हमने इवोल्यूशन देखा है वो अपनी बॉडी में चेंजेस करता है तो प्रे को भी वो चेंजेस करने पड़ते हैं। वन स्पीसीज अगर बिहेवियरली चेंज हो रही है तो अनदर स्पीसीज को भी चेंज होना पड़ता है। एक स्पीसीज अगर चेंज हो रही है तो रेसिप्रोकली दूसरी जो स्पीसीज है वो भी अफेक्ट होती है, तो उसे भी उस अडेप्टिव रेडिएशन के लिए इवॉल्व होना पड़ता है, तभी वो सर्वाइव करते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल है प्रे एंड प्रेडेटर, होस्ट एंड पैरासाइट, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज, प्लांट एंड पॉलिनेटर्स, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ये रिलेटेड है को इवोल्यूशन से। वैन वेलन ने इसे दिया था। ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व इन ऑर्डर टू सर्वाइव ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। अगर ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है तो उनमें अपने आप को इवॉल्व करना होगा, तभी जो है वो स्पीसीज जो है वो सर्वाइव करेगी या ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करेगा। दीज आर द रेड क्वीन हाइपोथेसिस जो को इवोल्यूशन से रिलेटेड है। Hypothesis, red queen hypothesis, which is named after the novel To Look Through the Glass, जिसमें कि एलिस एंड एक रेड क्वीन होती है जो साथ में चेस खेल रही होती है, जिनमें की रेस लगी होती है जीतने। दिस रेफर टू एन आइडिया इन द इवोल्यूशनरी थ्योरी में उनको आइडिया आता है विच स्टेट दैट ऑल स्पीसीज आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू इवॉल्व इनटू अ बेटर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन है। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में थ्योरी है या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है दैट इज लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, हार्डी वेनबर्ग इफेक्ट, स्वाल राइट इफेक्ट जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम डिस्कस करेंगे फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट को। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेमार्किज्म की। Lamarckism was proposed by Jean-Baptiste de Monnet-Lamarck in 1809. He published a book, Philosophiae Zoologicae, जिसमें in which he described how organisms acquired changes during their life and how passed generation to generation। और इनकी इस बुक में इन्होंने बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्वायर करता है चेंजेस अपनी लाइफ में और उन्हें वो पास करता है जनरेशन टू जनरेशन।
तो इनकी इस बुक में इन्होंने इंक्लूड किया था द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मेनली अगर हम इनके पोस्टुलेट्स की बात करें तो फर्स्ट पोस्टुलेट है इनका इंटरनल फोर्स, सेकंड इज एनवायरमेंट इफेक्ट एंड नीड्स, थर्ड इज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड फोर्थ इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये इनके मेन पोस्टुलेट थे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फोर्स की। तो इन्होंने कहा था ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द साइज। इन्होंने ये बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फोर्स होती है जिसमें कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने साइज़ को इंक्रीज कर सके, जिसमें इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि जिराफ अपनी गर्दन को ऊपर करके पत्ते खाने के लिए ऊपर करता है, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो जाती है बाय द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑल ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट पार्ट कंटिन्यू इंक्रीजिंग ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। तो उनकी जो बॉडी के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं क्योंकि उनमें इंटरनल वाइटल फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया था वेब टो ऑफ एक्वेटिक बर्ड। जो एक्वेटिक बर्ड होते हैं, पानी में रहने वाले बर्ड होते हैं, उनके टोज जो हैं उनमें वेब देखने को मिलता है। इस तरह से उनके टो होते हैं और उनमें जो है वो वेब की फॉर्मेशन होती है ताकि वो एक्वेटिक पानी में वो रह सके। सम इंटरनल फोर्स ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द साइज। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड नीड्स। मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है सभी ऑर्गेनिज्म को कि एनवायरमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो उसी से फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को चेंज करता है एंड इट गिव राइज टू न्यू नीड्स, जिसकी वजह से उनमें नई नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। न्यू नीड्स और न्यू डिज़ायर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, न्यू स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस इन देयर हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर उन्हें नई नीड्स होंगी या उन्हें डिज़ायर होगी नई चीज़ की तो ही वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस तरह का स्ट्रक्चर उनमें प्रोड्यूस होगा एंड द चेंज इन द हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उनकी हैबिट्स में भी चेंज देखने को मिलता है। सो एनवायरमेंट इफेक्ट्स जो है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो देखने को मिलता है। न्यू नीड्स एंड डिज़ायर्स प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर इन द बॉडी। तो न्यू नीड्स और डिज़ायर की वजह से न्यू स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गन विच आर इन यूज कॉन्स्टेंटली डेवलप मोर, कि जो ऑर्गन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा डेवलप होगा, बट द ऑर्गन विच डू नॉट हैव एनी यूज़ बिकम रिड्यूस एंड अल्टीमेटली वेस्टिजल। और जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं किया जा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा या वेस्टिजल बन जाएगा। फोर्थ दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। द कैरेक्टर्स विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो कैरेक्टर जो है वो लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर किए गए हैं वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लेमार्किज्म, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है वेब्ड टो ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स हुए पानी में रहने वाले एनिमल्स। तो उन एनिमल्स के जो टोज होते हैं उनमें वेब की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से उनका टो होता है जिसमें वेब की फॉर्मेशन होती है ताकि वो पानी में सर्वाइव कर सकें। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो उन्होंने लाइफ के दौरान ही एक्वायर्ड किए हैं और ये ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं। सेकंड, अब्सेंस ऑफ लिम्स इन द स्नेक में जो है वो पहले लिम्स होते थे, पैर होते थे, होल में उसे जाना होता था तो उसमें उनके लिम्स का जो है वो कोई रोल नहीं होता है। तो लिम्स जो है वो पहले स्नेक्स में प्रेजेंट थे, लेकिन क्योंकि उनका यूज़ नहीं होता था तो अब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स जो है ये भी एग्जाम्पल है लेमार्किज्म का। थर्ड इज जिराफ की लॉन्ग नेक। नेक्स्ट जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड मसल्स ऑफ रेस्लर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म। लेकिन इनका जो है वो क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट है सर्कमसिजन जो है वो लोगों में जो सर्कमसिजन किया जाता है वो बच्चों में किया जाता है, जिसकी उनमें पेनिस में जो है वो स्किन को कट किया जाता है, लेकिन ये करेक्टर जो है वो फर्दर जनरेशन में पास नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो क्रिटिसाइज करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर जो है वो पास नहीं होते हैं। सेकंड इज़ फुट ऑफ चाइनीज़ लेडी। तो चाइनीज़ जो बच्चे होते हैं उनके पैरों में जो है वो लोहे के जूते पहनाए जाते हैं ताकि इनके फुट का साइज जो इंक्रीज ना हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जो फुट में फिर से इनको ये प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट जनरेशन में जो फुट का साइज़ है वो डिक्रीज़ नहीं होता है। तो ये भी एक
क्रिटिसिज्म है कि नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर जो हैं वो अडेप्ट नहीं होते हैं। बोरिंग ऑफ नोज एंड ईयर्स, अगर हम नाक और कान में छेद करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनमें नाक और कान में छेद ऑलरेडी नहीं होते हैं। या रेसलर्स मसल्स जो होती हैं, वो रेसलर की मसल्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास नहीं होती हैं। और इनके जो मेन क्रिटिसाइजर थे इनकी थ्योरी के, दैट इज़ द फर्स्ट थे, दैट इज़ अगस्ट वाइसमैन। इन्होंने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने रैट के ऊपर। सेकंड इनका क्रिटिसाइजर है टावर, जिन्होंने पोटैटो बीटल्स पे एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसमें इन्होंने कट की टेल माइस की फॉर 22 जनरेशन। तो उन्होंने माइस की 22 जनरेशन तक जो है वो माइस की टेल को कट करते हैं, बट इन द सिंगल जनरेशन नो माइस वॉज बॉर्न विद कटेड टेल। लेकिन उनकी एक भी जनरेशन में ऐसा माइस जो है वो बॉर्न नहीं होता है जिसकी टेल जो है वो कट ही हो अगली जनरेशन में। तो जिससे जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं कि करेक्टर जो है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था टावर ने पोटैटो बीटल्स पे। इन्होंने पोटैटो बीटल्स जो है वो उसका एम्ब्रियो लिया, और एम्ब्रियो जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट सोमैटिक डेवलपमेंट जो है उसमें देखने को मिलती है। देन हीट फ्लक्चुएशन जो है वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जो है वो इसे ये देते हैं। और जो एडल्ट इसमें प्रोड्यूस होता है पोटैटो बीटल का, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। और इस पोटैटो बीटल की जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन में भी नो मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने पोटैटो बीटल को ही लिया, उसके एम्ब्रियो को ही लिया, लेकिन उसके ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट की फेज़ के दौरान लिया, जिसमें कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इसमें भी इन्होंने दिया। और एडल्ट में तो कोई चेंज इनको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, नेक्स्ट जनरेशन में इनको देखने को मिलती है कलरेशन एंड वेरिएशन। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है, द चेंजेस विच अकर इन द जर्म प्लाज्म, या जर्म सेल में जो चेंजेस होते हैं वही ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में सोमैटिक प्रोडक्शन करते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें जर्म सेल कहा जाता है, ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन। नेक्स्ट थ्योरी है न्यू लेमार्किज्म, और न्यू लेमार्किज्म मॉडिफाइड फॉर्म ही है लेमार्किज्म की। Only those characters which affect germ plasm of organism are transferred from generation to next generation। तो इनका ये कहना था कि वही करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं जो अफेक्ट होते हैं, जर्म प्लाज्म को जो अफेक्ट करते हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। लर्निंग इन एक्वायर्ड करेक्टर, जो लर्निंग के दौरान एक्वायर किए गए हैं करेक्टर, एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इनके जो स्पोर्टर्स थे न्यू लेमार्किज्म के, दैट इज़ MC डूगल, सुमनर एंड क्रैमरर। MC डूगल ने एक्सपेरिमेंट किया था, टी टैंक एक्सपेरिमेंट ऑन माइस किया था, सुमनर ने टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर, एंड क्रैमरर ने मिडवाइफ टोड, जिसे एलाइट्स कहा जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये बिग स्पोर्टर थे न्यू लेमार्किज्म के। इनका ये कहना था लर्निंग इज एक्वायर्ड करेक्टर एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लर्निंग जो है एक एक्वायर्ड करेक्टर होता है और वो ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। सेकेंड थ्योरी हम डिस्कस करते हैं डार्विनिज्म की। डार्विनिज्म की थ्योरी जो प्रपोज की है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने की थी। इनकी बर्थ हुई थी 1809 में एंड डाइड इन 1882। इनके जो टीचर थे, जूलॉजी के टीचर थे इनके रॉबर्ट ग्रांट, एंड बॉटनी टीचर थे हेंसलो। ये हेंसलो से ज़्यादा क्लोज थे, तो डार्विन को कहा जाता था मैन हु वॉक्स विद हेंसलो, वो आदमी जो हेंसलो के साथ रहता है, इस तरह से इन्हें कहा जाता था। अगर हम इनकी जर्नी की बात करें तो इनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है जब ये 22 ईयर के थे। ही ट्रैवल्ड बाय HMS बीगल में ये ट्रैवल करते हैं। ये एक शिप का नाम है जो कि ये टूर पे जाते हैं इस शिप में साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड गैलापागोस आइलैंड। तो 1831 से लेकर 1836 5 ईयर तक ये इसी शिप में ट्रैवल करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं फोना एंड फ्लोरा ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड का जो फ्लोरा है एंड फोना है उसको ये एक्सप्लोर करते हैं एट द एज ऑफ 22। गैलापागोस आइलैंड जो है वो लिविंग लैबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन इसे कहा जाता है। डार्विन जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे 2 थ्योरीज से या 2 बुक्स से
जो कि मैल्थस की बुक थी, पॉपुलेशन थ्योरी बाय मैल्थस, जिसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है, इस थ्योरी में पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली, बट जो फूड है वो ग्रो करता है अर्थमेटिकली। और सेकंड ये प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जिसे चार्ल्स लयल ने दिया था, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके पार्टनर, जिनका नाम है एल्फ्रेड रूसेल वेलेस। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था नेचुरल सिलेक्शन पे। केम ऑन द सन कंक्लूजन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मेले आर्चीपेलागो से, जब ये आर्चीपेलागो आइलैंड से वापस आए थे, तो इन्होंने भी सेम कंक्लूजन दिया था जो कि डार्विन ने दिया था। ही सेंट हिज पेपर टू डार्विन। वेलिस एंड डार्विन jointly published a title Origin of Species by Means of Natural Selection। तो डार्विन की जो बुक है या इनका जो पब्लिशन है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि डार्विन एंड वेलेस ने साथ में दिया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो ओपेरन एंड हेल्डन ने वो दिया था। 2 की पॉइंट है डार्विनिज्म के, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर जो है वो खुद सिलेक्ट करता है और मॉडिफाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, जिसे नेचुरल सिलेक्शन पे इन्होंने फोकस किया था। सेकेंड इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ब्रांचिंग डिसेंट जिसे कहा जाता है कि कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन जो स्पीसीज होते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में रहने की वजह से उनमें जो है वो डिफरेंट अडेप्टेशन देखने को मिलती है। तो ये इस तरह का जो ब्रांचिंग मॉडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, ऑल ऑर्गेनिज्म है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर फॉर्म, ये इन्होंने ही बताया था। तो ये इनके की पॉइंट्स हैं इनकी थ्योरी के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। फर्स्ट पोस्टुलेट इज द ओवर प्रोडक्शन, सेकेंड इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी, एंड फोर्थ इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट अगर हम बात करें ओवर प्रोडक्शन की, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनॉर्मसली, मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। हेंस द थियोरेटिकल पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है इफ़ रिसोर्सेज विल बी अनलिमिटेड, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हो तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। डार्विन जो है वो इन्फ्लुएंस थे थ्योरी ऑफ मैल्थस से, जो कि थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, लेकिन जो फूड है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल कॉड फिश में ले मिलियन ऑफ एग्स, या प्लांट जो है वो 1000 ऑफ सीड को प्रोड्यूस करते हैं। ओवर प्रोडक्शन अगर होती है जिसकी वजह से रिजल्ट होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो करते हैं, विच लीड्स टू नेचुरल सिलेक्शन वेयर individual with trait that make them better adapted to their environment are more likely to survive and reproduce। ultimately ये influence करते हैं evolution of species को। second point है struggle for existence। limited resources हैं लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। सम सर्वाइव करते हैं एंड सम लॉस देयर लाइफ इन द कॉम्पिटिशन। जो सर्वाइव करते हैं उस अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो शो करते हैं उस कंपटीशन में, वही सर्वाइव करते हैं। हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ड्यूरिंग कंपटीशन कैरेक्टर्स विच एबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव आर कॉल्ड एज यूजफुल वेरिएशन। कंपटीशन के दौरान जो कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए जिनका यूज़ करता है या उनमें जो वेरिएशंस आती हैं वो यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं, उन्हें यूज़फुल वेरिएशन इन्होंने कहा था। जो कंपटीशन में सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है खुद में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म अडेप्टिव देमसेल्व्स बेस्ट टू देयर एनवायरनमेंट विल सर्वाइव। जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से चेंज कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है उस एनवायरनमेंट में, वही सर्वाइव करता है। एंड वेरिएशंस आर हेरिटेबल, और वही वेरिएशन जो है वो हेरिटेबल होंगी। एंड अदर करेक्टर्स आर हार्मफुल वेरिएशंस एंड नॉन हेरिटेबल, और जो करेक्टर्स जो हैं वो हार्मफुल वेरिएशंस हैं वो नॉन हेरिटेबल हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन। फोर्थ इन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ऑलवेज सिलेक्ट द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, कि नेचर जो है वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को ही चूज़ करती है। फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है
अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म वो है जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, या और अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटेस्ट रेफर टू ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस की ही बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है या रिप्रोडक्टिव जो फिट है उसे इन्होंने फिटेस्ट कहा था, तो वही सर्वाइव करता है एंड नेचर जो है वो उसी को सिलेक्ट करता है। तो ये थे पोस्टुलेट डार्विनिज्म के, लेकिन इनका जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। डार्विन ने एक्सप्लेन किया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ फिटेस्ट को। तो अराइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो कैसे होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। डार्विन कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। तो ये जर्म सेल और सोमैटिक सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप यूजफुल वेरिएशन, कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशंस होती हैं, क्यों उन ऑर्गेनिज्म में ही यूजफुल वेरिएशंस होती हैं, इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द वेस्टिजल ऑर्गन। तो क्योंकि वेस्टिजल ऑर्गन जो है वो नॉन यूजफुल है, उनका कोई रोल नहीं है, पर फिर भी क्यों प्रेजेंट होते हैं इसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अदर थ्योरीज ऑफ डार्विन। तो डार्विन का जो अदर वर्क था जिसमें थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है। पैनजेनेसिस जो है इन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि जेम्यूल जो हैं वो कैरिड द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। जेम्यूल होते हैं वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उन पे ये ट्रांसफ़र करते हैं। दिस कैरिड इन्फॉर्मेशन थ्रू द ब्लड। ब्लड से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गैमेट्स में जाती है। इस तरह से इन्होंने कहा था दैट इज जेम्यूल या पैनजेनेसिस। नेक्स्ट इसमें इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। जो मेट कंपटीशन करते हैं फीमेल के लिए या मेट चॉइस होती है उसे थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है, जिसे डार्विन ने दिया था। थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या क्रॉप प्लांट जो है उसे कहा जाता है, जिसे दिया था डार्विन ने। सो दीज आर द अदर वर्क देन द नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन के थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की थी ह्यूगो डी वेरीज ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइमोज पर, जिसे ओनोथिरा लेमेरिकाना कहा जाता है। नेचुरली अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसमें मैनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ नेचुरली ही प्रेजेंट होती हैं। ये पॉलीप्लॉइडी शो करता है, म्यूटेशन इसमें होती है, और इसमें जो एंडोस्पर्म है वो 2 डिप्लॉइड एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनमें एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनमें एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है। लेकिन ओनोथिरा लेमार्कियाना जो है एक एंजियोस्पर्म है, और इसमें जो एंडोस्पर्म देखने को मिलता है वो डिप्लॉइड देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है, इसलिए म्यूटेशन में इस थ्योरी में इन्होंने इस प्लांट को लिया है। इनकी फाइंडिंग की अगर हम बात करें, लार्ज डिफरेंस अराइज इन द पॉपुलेशन सडनली कॉल्ड एज म्यूटेशन, कि अचानक से पॉपुलेशन में जो है वो लार्ज डिफरेंस आता है, उसे म्यूटेशन इन्होंने कहा। म्यूटेशन आर हेरिटेबल, और ये हेरिटेबल है। म्यूटेशन आर डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है। म्यूटेशन सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, जिसे सॉल्टेशन इन्होंने कहा था। तो इन्होंने इसे म्यूटेशन होती है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें कि लार्ज वेरिएशन देखने को मिलती है, और इस म्यूटेशन को इन्होंने सॉल्टेशन का नाम दिया था। ये रैंडम प्रोसेस होती है या डायरेक्शनल लेस ये प्रोसेस होती है। अगर हम व्यू पॉइंट ऑफ की बात करें इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, डी वेरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इवोल्यूशन को लेकर, और डार्विन का व्यू क्या था। अकॉर्डिंग टू डी वेरीज, म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। तो इवोल्यूशन अगर होगा तो क्योंकि म्यूटेशन अगर हो रही है तो इवोल्यूशन देखने को मिलता है, और अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, और डार्विन के अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल वेरिएशन था। सेकेंड स्टेप अकॉर्डिंग टू डी वेरीज, म्यूटेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज प्रोसेस, मतलब फास्ट ये प्रोसेस होती है, और इसको इन्होंने नाम सॉल्टेशन कहा था। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस होती है। डी वेरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यू नहीं रहती है, ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। और डी वेरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन जो है वो डायरेक्शनल लेस है, मतलब फॉरवर्ड भी म्यूटेशन हो सकती है, बैकवर्ड भी म्यूटेशन हो सकती है, कैन बी यूजफुल और कैन बी हार्मफुल अकॉर्डिंग टू डी वेरीज। लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो है वो डायरेक्शनल होती है इवोल्यूशन के लिए,
ओनली यूजफुल वेरिएशन जो हैं वो हेरिटेबल होंगी, जो नॉन यूजफुल हैं वो हेरिटेबल नहीं होंगी। तो डार्विन जो है वो यूज़ करते हैं टर्म, क्योंकि डार्विन ने भी उस टाइम म्यूटेशन के बारे में एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था दैट इज स्पोर्ट्स। नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करते हैं दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे नियो डार्विनिज्म कहा जाता है, जिसे प्रपोज किया था हक्सले ने, और इसके सपोर्टर थे JBS हेल्डेन, फिशर, स्टेबिन्स, अर्नेस्ट मायर, डबॉन्स्की। डेबॉन्स्की की बुक थी जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इन्होंने जेनेटिक्स को भी इंक्लूड किया था एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट बुक है स्टेबिन्स की प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉलोइंग फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो न्यू डार्विनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इवोल्यूशन के लिए, फर्स्ट इज जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो ये सभी फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। इतने सारे अगर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तभी हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए है। अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड वेनबर्ग, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एंड जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन विल बी रिमेन सेम या कांस्टेंट इन द जनरेशन टू जनरेशन। फ्रीक्वेंसी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप है पॉपुलेशन का वो सेम ही रहेगा अगर ये इस फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। फर्स्ट इन्होंने बात की पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, पॉपुलेशन डिप्लॉयड होनी चाहिए, पॉपुलेशन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होनी चाहिए, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन एंड नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सभी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में म्यूटेशन होती है या नहीं होती है, नेचुरल सिलेक्शन होती है या नहीं होती है, माइग्रेशन होती है या नहीं होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है और कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है चेंज इन, यहाँ जीन नहीं आएगा चेंज आएगा, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस। तो अगर जो है बाई चांस जो है जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है उसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे स्वाल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज अगर कम होगा तो उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, और अगर पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगा तो उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नहीं होगा। तो नो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड पॉपुलेशन साइज जो है वो अगर ज़्यादा है तो वो फॉलो करता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को। अगर हम बात करें एलील की और जीनोटाइप की तो इस तरह से हमें देखने को मिलती है। ये है सिंगल एलील, सिंगल को कहा जाता है एलील, और टू एलील जो हैं वो फॉर्म होते हैं तो उसे कहा जाता है जीनोटाइप। ये हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे टर्म, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज P + Q = 1 एंड P + Q² = 1। अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करें तो इसका मतलब होता है P² + Q² + 2PQ = 1, जिसमें कि ये P हमारे पास डोमिनेंट एलील है और ये Q हमारे पास रिसेसिव एलील है। एक सिंगल से हम डिनोट करते हैं एलील को, एक अगर हमारे पास एक है तो उसको हम एलील कहते हैं, और अगर हमारे पास ये इस तरह से दो हैं तो उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। तो ए डिनोट करता है P को और ये A डिनोट करता है Q को। इसी तरह से जीन की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट एलील होते हैं एंड रिसेसिव एलील होते हैं। कैपिटल A डोमिनेंट को डिनोट करेगा एंड स्मॉल a जो है वो रिसेसिव एलील को डिनोट करेगा। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है हमारे पास कैपिटल A, जिसे हम डिनोट करेंगे P से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील है स्मॉल a, जिसे हम डिनोट करेंगे Q से। ये बात हुई एलील की फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप डोमिनेंट जीनोटाइप कैपिटल A होगा, तो ये 2 बार है तो P भी 2 बार होगा, तो P² से उसे डिनोट किया जाएगा। और रिसेसिव जीनोटाइप में तो स्मॉल a जो है वो रिसेसिव जीनोटाइप है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये 2 हैं तो Q भी स्क्वायर में होगा, तो Q² जो है वो रिसेसिव जीनोटाइप जो है वो डिनोट कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस की बात करें तो कैपिटल A एंड स्मॉल a जो है वो हेट्रोजाइगस है। इसी तरह से
P एंड Q जो है वो हेट्रोजाइगस है और इसमें 2 हमें देखने को मिलता है। और इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2ap इज इक्वल टू 1, तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू कैपिटल A प्लस स्मॉल a प्लस 2a टू कैपिटल A एंड स्मॉल a इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन रैंडम मेटिंग पैनमिक्टिक पॉपुलेशन का मतलब लार्ज पॉपुलेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज 0.3। तो हमारे पास दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और कैलकुलेट करने के लिए कहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील जो है वो हमने निकालना है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रिसेसिव एलील हमारे पास 0.3 दिया है, तो ये क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर रिसेसिव एलील है तो रिसेसिव एलील है q, तो q हमारे पास दिया है 0.3, इसको हम पुट कर लेंगे p प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 0.7 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो p का मतलब है कैपिटल A जो है वो हमारे पास 7 दिया है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप अगर हम निकालना चाहें तो जीनोटाइप के लिए हम p स्क्वेयर यूज़ करेंगे और p हमारे पास है 0.7, तो 0.7 का स्क्वेयर होता है 0.49। तो ये डोमिनेंट जीनोटाइप जो है वो हम उसी की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप की अगर हम निकालें तो रिसेसिव जीनोटाइप है दैट इज स्मॉल a जिसे क्यू स्क्वेयर लिखा जाता है, तो 0.3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.09। तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप भी हम निकाल सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगस की निकालनी हो तो कैपिटल A स्मॉल a हेट्रोजाइगस को कहा जाता है जिसे 2pq के इक्वलेंट होता है। तो 2p की वैल्यू भी पुट करेंगे, q की वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.42। ये फ्रीक्वेंसी है हेट्रोजाइगोट की। तो इस तरह से हेट्रोजाइगोट भी हम निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से पूछे जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, इन ए पैमिक्टिक पॉपुलेशन 36% population is suffering from Huntington's chorea. Calculate the frequency of heterozygote in that population and homozygous recessive भी हमने कैलकुलेट करना है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, p प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को हम p से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को हम q से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप के लिए p स्क्वेयर से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप के लिए q स्क्वेयर से डिनोट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस को हम 2pq से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है और हमने क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास फर्स्ट गिवन डाटा दिया हुआ है दैट इज 36% जो है वो हंटिगन्स कोरर डिजीज़ हुई है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हंटिगन कोरर डिजीज़ होती है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो इस तरह से कैपिटल ए जो है वो 36% दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि कैपिटल A 36% है विच मीन्स इट इज़ 0.36 जो है ये दिया हुआ है। ये हमारे पास है जीनोटाइप के लिए। अगर हमने एलील के लिए निकालना हो तो इसमें हम स्क्वायर रूट से 1 के लिए निकाल सकते हैं दैट इज़ 0.6। तो डोमिनेंट जो है डोमिनेंट एलील के लिए जो है 0.6 है, जिससे कि हम रिसेसिव जो है वो निकाल सकते हैं। तो रिसेसिव के लिए दैट इज़ 0.4 जो है वो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 से हम निकाल देंगे, दैट इज़ 0.4 जो है वो रिसेसिव एलील के लिए है। और इसी तरह से अगर हमने निकालना हो हेट्रोजाइगस के लिए तो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास होती है 2pq। तो 2 इंटू p और q की वैल्यू पुट करेंगे और हेट्रोजाइगस के लिए हम फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल देंगे। अगर इसी को हमने परसेंटेज में करना हो, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगोट दैट इज़ द 48% जो है वो हेट्रोजाइगस के लिए। और अगर हमने रिसेसिव जीनोटाइप के लिए निकालना हो तो रिसेसिव जीनोटाइप जो है वो 0.4 इंटू 0.4 क्यू स्क्वेयर होगा दैट इज़ 0.24 जो है वो इसमें हमारे पास रिसेसिव के लिए हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज, डिनोट किया जाता है NE से, गिवन बाय सॉल राइट ने इसे दिया था। NE gives an idea that any population how many member are reproductive active। तो इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के कितने मेंबर जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव हैं। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है NE इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय NF मल्टीप्लाई NM डिवाइडेड बाय NF प्लस NM, जिसमें कि NF जो होते हैं वो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल एंड NM इज़ द रिप्रोडक्टिव
मेल, तो M जो है वो मेल के लिए एंड F जो है वो फीमेल के लिए है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये पॉपुलेशन है रैट की जिसमें 500 इंडिविजुअल जो हैं वो प्रेजेंट है। आउट ऑफ दिस 100 मेल आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव एंड 50 फीमेल आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव। कैलकुलेट द इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। तो उसे निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, NE इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय रिप्रोडक्टिव मेल मल्टीप्लाई रिप्रोडक्टिव फीमेल डिवाइडेड बाय रिप्रोडक्टिव मेल प्लस रिप्रोडक्टिव फीमेल इज इक्वल टू, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आए 20,000 ओवर 150, 0 से 0 कट करेंगे 2,000 ओवर 15, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे कहा जाता है सॉल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील बाय चांस फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन या एलील में चेंज आ जाता है उसे कहा जाता है नॉट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से किसी भी वजह से हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेटी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो सकता है, ह्यूमन के एक्शन को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, या माइग्रेशन की वजह से या नेचुरल डिजीज़ की वजह से जो चेंज आता है जीन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन में या फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील में, उसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर हम जीन की बात करें, इस तरह से सेट ऑफ एलील को कहा जाता है जीन, और सिंगल जो है इसे एलील कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो इसमें फाउंडर इफेक्ट आता है एंड बॉटलनेक इफेक्ट आता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो 100 जो है वो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो किसी पॉपुलेशन की है, और ये जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं या मूव हो जाती हैं ड्यू टू किसी भी रीज़न से किसी और जगह पे, न्यू आइलैंड पे वो चली जाती हैं। जैसे कि गैलापागोस आइलैंड में जो है वो न्यू स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे वो स्पीसीज जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करती हैं। इस तरह से 1000 जो है वो उनका अपने नंबर को बढ़ा देती हैं। तो ये फाउंड हो जाती है नए एरिया में, उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जीन पूल की अगर हम बात करें तो जीन पूल जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। सिंपली अगर हम बात करें तो किसी भी पॉपुलेशन में उनके जीन और एलील होते हैं, उन्हें कहा जाता है जीन पूल। इस तरह से हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उसमें ये जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए जीन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और इसी तरह से कैपिटल ए जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो इनमें जो टोटल नंबर ऑफ एलील हैं, एक सिंगल को कहा जाता है एलील, कितने ये टोटल एलील प्रेजेंट है उसे कहा जाता है जीन पूल। तो टोटल पॉपुलेशन में जो जीन और उनके एलील होते हैं उन्हें कहा जाता है जीन पूल। इस तरह से न्यू स्पीसीज जो है वो न्यू आइलैंड पे प्रेजेंट हो जाती हैं, उसे कहा जाता है फाउंडर पॉपुलेशन। तो डार्विन फिंचेस जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये अपने एलील में चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है ड्यू टू माइग्रेशन। तो ये माइग्रेट हुए हैं एक लैंड से और न्यू लैंड पे ये माइग्रेट होते हैं, आइलैंड पे चले जाते हैं। जैसे गैलापागोस आइलैंड पे वो डार्विन फिंचेस देखने को मिलती हैं, और वो अपने बीक के साइज़ की वजह से, वहाँ के डिफरेंट एनवायरनमेंट होने की वजह से अपने बीक के शेप को चेंज करती हैं और न्यू चीज़ें जो हैं वो अडेप्ट करती हैं खाने के लिए। सेकंड हम बात करते हैं बोटलनेक इफेक्ट, जिसे दिया था स्टेबिन्स ने। चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू आर्थोपोजेनिक एक्शन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हुई है, उसे कहा जाता है। इसका एग्जांपल है नॉर्दर्न सील। नॉर्दर्न सील जो है 1890 में इसकी 1500 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट थी। ड्यू टू आर्थोपोजेनिक एक्शन, ह्यूमन के एक्शन की वजह से 1895 में इसकी सिर्फ और सिर्फ 50 स्पीसीज ही फिर रहती हैं। पहले इसकी 1890 में इसकी 1500 स्पीसीज थी, 1895 में इसकी सिर्फ 50 स्पीसीज रह जाती हैं। इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है और इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, जिसकी वजह से इनमें फिर 15,000 स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से बॉटल नेक की तरह ये देखने को मिलता है, इसलिए इसे बॉटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। पहले जो है वो 1500 स्पीसीज देखने को मिलती हैं, देन इनका स्पीसीज का साइज जो है वो विद इन 5 ईयर ही जो है वो डिक्रीज हो जाए। 1890 में 1500 स्पीसीज थी और 1895 में जो है वो सिर्फ 50 स्पीसीज रह जाती हैं। तो इस तरह से बॉटल के नेक की तरह इनकी शेप हो जाती है, जिसे बॉटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पीशिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की। एनी फैक्टर विच प्रिवेंट इन ब्रीडिंग बिटवीन द इवन रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड एज आइसोलेटिव फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो इन ब्रीडिंग को रोकते हैं उन्हें कहा जाता है आइसोलेटिंग फैक्टर, और उस मैकेनिज्म को जिसकी वजह से इनेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इनब्रीड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये मैकेनिज्म जिसमें कि दो रिलेटेड स्पीसीज जो हैं वो इनब्रीड नहीं कर पाती हैं, उन्हें कहा जाता है रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हैं, इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1
पॉपुलेशन डिवाइड इनटू सब पॉपुलेशन, इनमें से अगर एक पॉपुलेशन जो है वो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो रही है, हेंस वन स्पीसीज कैन ब्रेक इनटू सब स्पीसीज और न्यू स्पीसीज, तो एक स्पीसीज अगर न्यू स्पीसीज में फॉर्म हो रही है दैट इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इवोल्यूशन, तो स्पीशिएशन जो है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आइसोलेशन मैकेनिज्म। आइसोलेशन के जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट इज द प्री मेटिंग आइसोलेशन, सेकेंड इज पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। प्री मेटिंग आइसोलेशन का मतलब है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग को रोकने के लिए जो मेथड होते हैं दैट इज द प्री मेटिंग आइसोलेशन। फर्स्ट इसमें कारण हो सकता है जोग्राफिकल बैरियर्स, कि स्पीसीज में जो है एक स्पीसीज जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है, दो स्पीसीज, और इनके बीच में जोग्राफिकल बैरियर्स है, ये बैरियर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। सेकंड हो सकता है मैकेनिकल आइसोलेशन हो, इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो, सीजनल आइसोलेशन हो, या सेप्टल आइसोलेशन हो, या जेनेटिक आइसोलेशन हो। इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में हम डिस्कस करेंगे गैमेटिक मोर्टिलिटी, जाइगोट मोर्टिलिटी, हाइब्रिड इनवैलिडिटी एंड हाइब्रिड ब्रेकडाउन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री मेटिंग आइसोलेशन। और प्री मेटिंग आइसोलेशन में हम जोग्राफिकल बैरियर की अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है सेपरेटेड होते हैं जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके बीच में जोग्राफिकल बैरियर्स हैं और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। लाइक माउंटेन है, इनके बीच में रिवर या ओशन है। दे डू नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ बोथ ग्रुप एंड लीड टू स्पीशिएशन, तो ये नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं और ऑपरेट करते हैं अपने ही लेवल पे न्यू ग्रुप्स में, और जिसकी वजह से स्पीशिएशन इनमें देखने को फिर मिलता है। फॉर एग्जांपल डार्विन फिंचेस की अगर हम बात करें तो वो भी प्री मेटिंग आइसोलेशन का ही एग्जांपल है। सेकेंड इज द सेप्टियल आइसोलेशन। ऑर्गेनिज्म आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, और अगर ऑर्गेनिज्म जो है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उसे कहा जाता है सेप्टियल आइसोलेशन। थर्ड हम डिस्कस करते हैं दैट इज टेम्पोरल और सीजनल आइसोलेशन। ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंट ब्रीडिंग टाइम की वजह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन टोड हैं वो ब्रीड करते हैं ड्यूरिंग अर्ली सीजन ऑफ रेन, वाइल फाउलर टोड ब्रीड करते हैं ड्यूरिंग द लेट सीजन ऑफ रेन। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव सीजन है वो अलग अलग होने की वजह से इनमें आइसोलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इकोलॉजिकल आइसोलेशन। ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट हैबिटेट ऑफ सेम जोग्राफिकल एरिया, तो सेम जोग्राफिकल एरिया तो है लेकिन वो डिफरेंट हैबिटेट में रह रहे हैं जिसकी वजह से उनमें आइसोलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथोलॉजिकल आइसोलेशन, जिसे बिहेवियर आइसोलेशन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट मीटिंग और काउंटरशिप बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल मेल स्टिक बैक स्पीसीज में देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल आइसोलेशन। ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, में उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है जिसकी वजह से भी उनमें आइसोलेशन देखने को मिलती है। सो ये थे प्री मेटिंग आइसोलेशन की कंडीशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन, इफ प्री मेटिंग आइसोलेशन जो है वो फेल्ड है, देन पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं गैमेटिक मोर्टेलिटी। ये भी फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए होता है। गैमेटिक मोर्टेलिटी का मतलब है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में स्पर्म में किल ड्यू टू प्रोवाइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन अगर प्रोवाइडेड है तो स्पर्म जो है वो किल हो जाता है। और इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पर्म में बी किल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो इसकी वजह से भी गैमेटिक मोर्टेलिटी होती है। सेकेंड इज द जाइगोटिक मोर्टेलिटी। जाइगोट इनवाइवेबल ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। थर्ड हम बात करते हैं हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। हाइब्रिड बिकम इनवाइएबल इन केस ऑफ राना पीपियस एंड राना सिल्वेटिका बिटवीन leopard frog and wood frog. In this phenomena, where hybrid offspring are either inviable, die before reaching maturity, or have reduced fitness, reduced survival, और इनका reproduction reduce हो, उसे कहा जाता है hybrid inviable. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है जब हाइब्रिड होते हैं बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। म्यूल जो होती है दैट इज स्टेराइल होती है। मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स जिसे हिन्नी कहा जाता है। मेल टाइगर एंड फीमेल लाइन जिसे टाइगन कहा जाता है। मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर जिसे लाइगर कहा जाता है। तो ये सभी जो हैं वो स्टेराइल जो हैं वो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड फर्टाइल होता है बट जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो स्टेराइल होती है, उसे कहा जाता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो इस तरह से पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीशिएशन। अ स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन इंटरब्रीड टू गिव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इनब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इनमें प्रोड्यूस होते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिफरेंट स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। द स्पीसीज इवॉल्व्ड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द न्यू स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द previous species, that is new species cannot mate with the old species. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करें दैट इज एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। ये अदर प्लेस में होती है, तो ये विद इन 2 जोग्राफिकल एरिया हमें देखने को मिलती है। इस तरह से हमारे पास एक एरिया है, इसमें अगर एलोपेट्रिक स्पीशिएशन हुए है जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, माउंटेन या रिवर या ओशन की वजह से यहाँ बैरियर की फॉर्मेशन हुई है और इस तरह से 2 न्यू जोग्राफिकल एरिया की फॉर्मेशन होती है, उसे हम स्पीशिएशन कहते हैं और ये हमें देखने को मिलता है। एलोपेट्रिक स्पीशीज़ जो है वो बैरियर आइसोलेशन की वजह से देखने को मिलता है, जो कि डार्विन फिंचेस जो है इसी का एग्जाम्पल है। सेकंड हम बात करते हैं सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। विद इन द सेम जोग्राफिकल एरिया अगर हो, इस तरह से हमारे पास एक जोग्राफिकल एरिया है और इस जोग्राफिकल एरिया पे डिफरेंट स्पीसीज जो है वो सेम प्लेस पे लिव करती है। 2 स्पीसीज हैं वो एक ही एरिया पे हमें देखने को मिलती है, तो लेकिन इनमें भी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म विद इन द पॉपुलेशन जो है ये जेनेटिक मॉर्फिज्म देखने को मिलता है। 2 डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो एक जोग्राफिकल एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड दैट इज पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन में ड्यू टू एडिशन न्यू निश देखने को मिलता है, मतलब एक जोग्राफिकल एरिया में ये स्पीसीज जो है वो ओरिजिनल स्पीसीज है, इसके साथ में एक और जो है स्पीसीज जो है वो रहती है, न्यू निश जो है वो एंटर करता है, उसे कहा जाता है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। The individual in this area can interbreed and they develop different characteristics and lifestyle. Individuals are more likely to mate with their geographical neighbor within individual of different part of range. उसे कहा जाता है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। पैरा से हम याद रखेंगे beside and पेट्रिक मतलब स्पेस। नेक्स्ट इज पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन, जिसमें ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू निश डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिनल निश, जो ओरिजिनल निश से दूर हमें देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ स्पीशिएशन इन विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पेरिफेरल पॉपुलेशन. This type of population are preventing from exchanging genes and therefore it is difficult to distinguish between them. So this is all about today's topic. In the next part of the series, we will continue exploring more key ideas in evolutionary biology. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more educational content.